नमस्कार साथियों, मैं असगर खान हूँ आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण है। टॉप 25 एमसीक्यू शाम 7 बजे देखना न भूलें। साथियों, आज का हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा प्रश्न है साथियों, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित हैं निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। तो साथियों, भाग 4 में है। कहाँ पर है? भाग 4 में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के किस भाग में वर्णित है साथियों, तो भाग 4 में है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। ये राज्य को सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परंतु शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान दें साथियों, अगला प्रश्न हमारा है साथियों, डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है निम्नलिखित में से। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है निम्नलिखित में से। तो साथियों, डीपीएसपी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। डीपीएसपी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। डीपीएसपी का जो उद्देश्य है, भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। क्या हो? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। ये सिद्धांत सरकार को जनता के कल्याण हेतु नीति बनाने की प्रेरणा देता है। क्या देता है? यह सिद्धांत है जो सरकार को जनता के कल्याण हेतु नीतियां बनाने की घोषणा देता है। ठीक है, या प्रेरणा देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, आपकी एसएससी जीडी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है नीति निर्देशक तत्व। इससे क्वेश्चन आपके बनता ही बनता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं निम्नलिखित में से। तो साथियों, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड में भी यह सिद्धांत सरकार को सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है साथियों, ध्यान दें क्या कह रहा है अगला प्रश्न। डीपीएसपी से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या क्या है। डीपीएसपी से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या क्या है निम्नलिखित में से। तो साथियों, अनुच्छेद की संख्या क्या है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। जो डीपीएसपी से संबंधित अनुच्छेद की संख्या है वो क्या है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, याद रखिएगा, डीपीएसपी से संबंधित। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है। इनमें सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और प्रशासनिक सिद्धांत शामिल है जो राज्य को नीति निर्धारण में मार्गदर्शन देते हैं। क्या है? जो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख करते हैं। ठीक है, इनमें सामाजिक, आर्थिक और नैतिक और प्रशासनिक सिद्धांत शामिल हैं। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, जो राज्य को नीति निर्धारण में मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार हैं निम्नलिखित में से। साथियों, नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार हैं, तो किस प्रकार के अधिकार हैं साथियों, गैर परिवर्तनीय। क्या है? गैर परिवर्तनीय, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार हैं, तो गैर परिवर्तनीय, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीपीएसपी न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, यानी किए जा सकते गैर परिवर्तनीय। डीपीएसपी न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते। यदि राज्य इन्हें लागू ना करे तो नागरिक न्यायालय में दावा नहीं कर
दावा नहीं कर सकते, परंतु ये शासन की नैतिक जिम्मेदारी माने जाती है। यानी कि नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार से निम्नलिखित में से हैं? तो गैर परिवर्तनीय, यानी कि डीपीएसपी न्यायालय में जो लागू नहीं किए जा सकते, यदि राज्य उन्हें लागू न करे तो नागरिक न्यायालयों में दावा नहीं कर सकते, परंतु ये शासन की नैतिक जिम्मेदारी मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न, अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? निम्नलिखित में से समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, जो समान कार्य के लिए समान वेतन है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 में है। ठीक है, याद 39 में है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 39, हाँ 39 में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 39 में पुरुषों और महिला के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन की बात करता है। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देता है। जो समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 में है, याद रखिएगा। चाहे वो पुरुष कार्य कर रहा हो चाहे महिला, अगर एक समान कार्य कर रहे हो तो उसको एक समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 39 में है यह है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा निम्नलिखित में से है? ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों, अनुच्छेद 40 है। कौन है? अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 क्या है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें शासन की इकाई बनाने का निर्देश देता है। यह लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक मजबूत करता है। क्या करता है? जमीनी स्तर को लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक मजबूत करता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, समान नागरिकता है जो संहिता है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 44 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 44 में, याद रखिएगा। क्या है? नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में, याद रखिएगा। राज्य को समान नागरिकता संहिता लागू करने का निर्देश देता है। क्या? अनुच्छेद 44 राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है, जिससे सभी नागरिकों पर समान व्यक्तिगत कानून लागू हो और राष्ट्रीय एकता को बल मिले। क्या मिले? यानी कि अनुच्छेद 44 है जो राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है, जिसमें सभी नागरिकों पर समान व्यक्तिगत कानून लागू हो और राष्ट्रीय एकता को बल मिले। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, डीपीएसपी की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? डीपीएसपी की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो प्यारे साथियों, डीपीएसपी की परिभाषा अनुच्छेद 36 में दी गई है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 36 में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 36 में डीपीएस की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 36 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा देता है। इसमें बताया गया है कि संविधान में राज्य शब्द है वह वही अर्थ होगा जो मौलिक अधिकारों में है। ठीक है, क्या होगा? वही राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो मौलिक अधिकारों में है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा साथियों, अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। डीपीएसपी की प्रकृति किस अनुच्छेद में बताई गई है निम्नलिखित में से? तो साथियों, डीपीएसपी की जो प्रकृति है वो किस अनुच्छेद में बताई गई है निम्नलिखित में से? तो अनुच्छेद 37 में। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 37 क्या बताई गई है इसमें? डीपीएसपी की प्रकृति किस अनुच्छेद में बताई गई है निम्नलिखित में से? तो अनुच्छेद 37 में बताई गई है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 37 बताता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परंतु शासन में अत्यंत मौलिक है। क्या है?
तो अनुच्छेद 37 क्या बताता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परंतु शासन में अत्यंत मौलिक और राज्य का कर्तव्य है कि इन्हें लागू करे। ठीक है, क्या है, राज्य का कर्तव्य है कि इन्हें लागू करे। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दें। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद 38 है। क्या है, अनुच्छेद 38, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 38 क्या है साथियों, अनुच्छेद 38 हमारा कह रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 38 है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 38। ठीक है, तो अनुच्छेद 38 राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आधारित व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश देता है। क्या देता है? तो अनुच्छेद 38 राज्य को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आधारित व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश देता है। इसका उद्देश्य समाज में असमानताओं को कम करना और सभी नागरिकों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा, जी किस में कहा गया है? अनुच्छेद 38 में कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। जीवन निर्वाह योग्य वेतन से संबंधित अनुच्छेद है निम्नलिखित में से? तो साथियों, जीवन निर्वाह योग्य वेतन से संबंधित अनुच्छेद है निम्नलिखित में से? तो अनुच्छेद 43 क्या है? अनुच्छेद 43, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 क्या है? जीवन निर्वाह योग्य वेतन से संबंधित अनुच्छेद 43 क्या कह रहा है? तो अनुच्छेद 43 श्रमिकों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन, सम्मानजनक जीवन स्तर और अवकाश प्रदान करने की बात करता है। यह श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या है? सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो साथियों, जीवन निर्वाह योग्य वेतन से संबंधित अनुच्छेद 43 है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 43 श्रमिकों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन, यानी कि जीवन निर्वाह मतलब इनका जीवन चल सके इतना मतलब उन्हें वेतन देना चाहिए, ना कि उनसे कम देना चाहिए कि मेहनत आप ज़्यादा करवाते हैं और वेतन उन्हें कम देते हैं कि उनका जीवन यापन भी नहीं हो पाता है। तो यही अनुच्छेद किस में कहा गया? अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि जीवन निर्वाह योग्य वेतन देना चाहिए, सम्मानजनक जीवन स्तर और अवकाश प्रदान, यानी अवकाश प्रदान और करने की बात करता है। और यह श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। बेरोजगारी, वृद्धावस्था और बीमारी में सहायता किस अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से? तो साथियों, बेरोजगारी, वृद्धावस्था और बीमारी में सहायता किस अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से? तो अनुच्छेद 41 में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 41 में क्या है साथियों, याद रखिएगा। तो बेरोजगारी, वृद्धावस्था और बीमारी में सहायता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 41 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 41 राज्यों को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता देने का निर्देश देता है, ताकि नागरिकों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा मिल सके। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 41 क्या है? राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता देने का निर्देश देता है, ताकि नागरिकों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा मिल सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य दशाएं किस अनुच्छेद में वर्णित है निम्नलिखित में से? तो साथियों, श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य दशाएं किस अनुच्छेद में वर्णित है साथियों? तो अनुच्छेद 42 में है। ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 42 में, यानी कि ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 42 में क्या है? श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य दशाएं किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 42 में है, यानी कि याद रखिएगा, अनुच्छेद 42 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 42 श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य परिस्थितियों तथा मृत तत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है। यह महिला श्रमिकों और औद्योगिक श्रमिकों के लिए हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद जो 42 है वो श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य परिस्थितियों तथा मातृत्व तत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है। यह महिला श्रमिकों, जो महिला श्रमिकों हैं और औद्योगिक
श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा साथियों, ध्यान दीजिएगा। बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है निम्न में से? तो अनुच्छेद 39 यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 39, ठीक है, अनुच्छेद 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद 39 है। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 राज्यों को बच्चों और श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं शक्ति की रक्षा करने तथा आर्थिक शोषण से बचाने का निर्देश देता है। क्या देता है? आर्थिक शोषण से बचाने के निर्देश देता है और स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा करने तथा आर्थिक शोषण से बचाने की निर्देश देता है। क्या देता है? राज्य सरकार। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दें। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित डीपीएसपी है निम्नलिखित में से? तो अनुच्छेद 45 है। ठीक है, अनुच्छेद 45 यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 45 क्या है? अनुच्छेद 45 चलिए समझते हैं। अनुच्छेद 45 राज्य को प्रारंभिक कल्याण व्यवस्था देखभाल और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। बाद में इसे मौलिक अधिकार भी बनाया गया। याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो जी ध्यान दें। अनुच्छेद 45 कह रहा है राज्य को प्रारंभिक कल्याण व्यवस्था देखभाल और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। क्या देता है? निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है साथियों। और बाद में इसे मौलिक अधिकार भी बनाया गया। बाद में क्या बनाया गया? मौलिक अधिकार भी बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 45 में जो बात कही गई है उसे बाद में मौलिक अधिकार के रूप में भी दर्जा मिल गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित में से है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित में से है? तो अनुच्छेद 46 यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा अनुच्छेद 46 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 46 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों। अनुच्छेद 46 कह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित में से है? तो अनुच्छेद 46 है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करने का निर्देश देता है। जो अनुच्छेद 46 है वो क्या निर्देश देता है? तो राज्यों में जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं और अन्य कमजोर वर्ग हैं, शिक्षण एवं आर्थिक हितों की रक्षा करने का निर्देश देता है। ठीक है, अनुच्छेद 46 याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा साथियों, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पोषण स्तर और सार्वजनिक व्यवस्था सुधार किस अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से? तो साथियों पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार है वो किस अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से? तो अनुच्छेद 47 में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 47 में है, याद रखिएगा। क्या है? पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 47 में है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 47 राज्य को नागरिकों के पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को प्राथमिक कर्तव्य बनाने का निर्देश देता है। क्या देता है? प्राथमिक कर्तव्य बनाने का निर्देश देता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। कृषि और पशुपालन के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों कृषि और पशुपालन के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 48 है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 48 क्या है? अनुच्छेद 48, तो अनुच्छेद 48 आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से कृषि और पशुपालन के विकास तथा पशुओं की नस्ल सुधार पर जोर देता है। क्या देता है? अनुच्छेद 48 तो आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से कृषि और पशुपालन के विकास तथा पशुओं की नस्ल सुधार पर जोर देता है। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 48 याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है निम्नलिखित में से? तो साथियों राष्ट्रीय जो स्मारकों की सुरक्षा है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 49 में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 49 में है, ठीक है, यहाँ 4 बना है, ये अनुच्छेद 49 में है। राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा अनुच्छेद 49 में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 49 राज्य को इस राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा और संरक्षण का निर्देश देता है, ठीक है। अनुच्छेद जो 49 है वो क्या है, राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा और संरक्षण का महत्व देता है, निर्देश देता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने से संबंधित अनुच्छेद है निम्नलिखित में से? तो साथियों जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है को अलग करने के संबंधित अनुच्छेद है निम्नलिखित में से? तो अनुच्छेद 50 है, क्या है, अनुच्छेद 50 है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 50 क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने संबंधित अनुच्छेद 50 में है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो अनुच्छेद 50 राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है। जो न्यायपालिका है उसे कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है, ठीक है, जिससे न्याय की स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनिश्चित है। क्या है, जिससे न्याय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 51 है। 50 था वो क्या था, न्यायपालिका और कार्यपालिका से, और जो अनुच्छेद 51 है वो क्या है, राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 क्या है, तो अनुच्छेद 51 राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, न्याय और राष्ट्र के बीच सम्मानजनक संबंध बनाने का निर्देश देता है। क्या देता है 51 अनुच्छेद? तो राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, न्याय, राष्ट्र के बीच सम्मानजनक संबंध बढ़ाने का निर्देश देता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, नीति निर्देशक तत्व को लागू करने की जिम्मेदारी किस पर है निम्नलिखित में से? तो साथियों नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी संसद और राज्य की है। किसकी है? संसद और राज्य की है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राज्य की है, याद रखिएगा। और सरकार संसद और राज्य की है, सॉरी ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, सॉरी क्षमा करें, ऑप्शन डी होगा इसका राइट, राज्य सरकार की नहीं है, संसद और राज्य की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से मैं डी बना दे रहा हूँ, ये बन गया, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी किस पर है निम्नलिखित में से? तो संसद और राज्य की है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नीति निर्देशक तत्व को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होती है। ये नीतिगत निर्णय और कानून निर्माण में मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है और राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा डीपीएसपी का उदाहरण नहीं है निम्नलिखित में से? तो साथियों कौन सा ऐसा डीपीएसपी का उदाहरण नहीं है, मतलब नीति निर्देशक तत्व का उदाहरण नहीं है निम्नलिखित में से? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, ना कि नीति निर्देशक तत्व। क्या कह रहा है? जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो मौलिक अधिकार है, ठीक है, ना कि नीति निर्देशक तत्व है। शेष विकल्प डीएसपी से संबंधित है,
याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है साथियों हमारा कि डीपीएसपी का महत्व किससे निहित है निम्नलिखित में से। तो साथियों डीपीएसपी का महत्व किससे निहित है निम्नलिखित में से। तो शासन को दिशा देने में, क्या है, शासन को दिशा देने में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीपीएसपी का महत्व किस में है निहित है, तो शासन को दिशा देने में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नीति निदेशक तत्व शासन को सामाजिक न्याय और जन कल्याण की दिशा देता है। ये संविधान की आत्मा है और हर राज्य की नीतियों का नैतिक आधार मानते हैं। ठीक है, तो डीपीएसपी का महत्व किसमें निहित है, तो शासन को दिशा देने में है। ठीक है, याद रखिएगा नीति निदेशक तत्व शासन को सामाजिक न्याय और जन कल्याण की दिशा देते हैं। ये संविधान की आत्मा है और राज्य की नीतियों का नैतिक आधार मानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे टॉप डीपीएसपी से संबंधित यानी कि नीति निदेशक तत्व के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपकी एसएससी जीडी 2026 की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो साथियों हमारा आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।